हेलो एवरीवन। यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे और यूनिट 6 में हमने 2 चैप्टर तक पढ़ लिया था। पहला चैप्टर तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था क्या है वर्तमान में 2024-25 के सर्वे के अनुसार ये था। और दूसरा चैप्टर था जनगणना का। और दोनों चैप्टर हमने बहुत आराम से अच्छे से 7 लेक्चर के माध्यम से पूरे कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर शिक्षा का है और यहाँ से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था बजट का कि हमारा जो टोटल बजट है उसका कितना % हम शिक्षा को अलोकेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2025 में। तो अभी भी आ सकता है ना। शिक्षा पे क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षा पे एक तो योजना का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है तो एक तो वो बन सकता है। दूसरा और कुछ फैक्ट के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सांदीपनि आश्रम, उज्जैन और भोजशाला ये धार में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये भोजशाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता ही होगा क्यों है। एक सांदीपनि भी बहुत न्यूज़ में है। सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो CM राइस विश्वविद्यालय हैं उनका नाम बदल के अब सांदीपनि विद्यालय कर दिया है। ये दोनों बातें याद रखना। और उस समय पे प्राचीन काल में ये दोनों जो थे वो उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, यानी कितने शिक्षक कितने छात्र पे, तो 24 छात्रों पे एक ही शिक्षक है हमारे यहाँ। और देश में जो राष्ट्रीय औसत है वो कितना है, वो 25 छात्रों पे एक शिक्षक है। समझ गए। तो ये है। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंशन नहीं किया इन्होंने। क्या मेंशन नहीं किया कि ये जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है ये प्राथमिक में है कि माध्यमिक में है कि जो है उच्च शिक्षा में है। तो ये मेंशन नहीं हुआ है, इसीलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेंस की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं, ओवरऑल आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा के ऊपर हमारा बजट का कितना % 2024-25 में खर्च किया हमने, तो 11.26%। याद रखो, है ना, 11.26%। ये पहले 12.22% था। तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, शिक्षा क्षेत्र के बजट आवंटन का सर्वाधिक स्कूल शिक्षा विभाग को दिया जाता है, किया गया है मतलब। ठीक है। एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक, माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है उसका क्या मतलब है। तो प्राथमिक का मतलब है 1 से 5। प्राथमिक क्या है, 1 से 5। और माध्यमिक क्या है, यानी मिडिल, मिडिल है 5 से 8, है ना। और उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा जो है वो 9वीं से 12वीं। समझ गए। इसमें भी उच्च शिक्षा में भी सेकेंडरी अलग होता है और हायर सेकेंडरी अलग होता है। तो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, 9वीं 10वीं को, 9 10th। और हायर सेकेंडरी किसको बोलते हैं, हायर सेकेंडरी ये बोलते हैं 11 12th। तो ये कुल मिला के थोड़ा सा, ये तो कभी आएगा तो है नहीं एग्जाम में, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी बने दिमाग में, है ना। तो इसके लिए है ये। तो शिक्षा का अधिकार के पहले मैं थोड़ा सा शिक्षा के प्रावधानों की बात करता हूँ। जब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में पॉलिटी पढ़ा रहा था, यूनिट 5 में पॉलिटी जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 की बात करी थी। याद है आपको। जो बच्चे पढ़े हैं उनको बता रहा हूँ मेनली, तो बाकी सबके लिए है ये। तो DPSP में आर्टिकल 45 जो है वो ऐसा बोलता है कि जो राज्य है वो 0 से 6 वर्ष का जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करेगा। यानी देखो, 3 साल से पहले तो शिक्षा हमारे यहाँ होती नहीं है। 3 साल से 5 साल के बीच में हमारे यहाँ आंगनवाड़ी में शिक्षा होती है। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में LKG UKG बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आंगनवाड़ी में अभी भी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में शिक्षा होती है। 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, और 5 वर्ष में हम नाम लिखा देते हैं स्कूल में, ऐसा जनरली हम करते हैं माता पिता। तो जो 3 से 6 वर्ष के बीच की जो शिक्षा है ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद क्या है कि 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है वो शिक्षा को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया है आर्टिकल 21A के तहत। तो वर्तमान में आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है वो मूल अधिकार हो गया है। दूसरी बात, आर्टिकल 45 की मैंने जिक्र कर ही दिया आपको। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 51A। ये DPSP नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, यानी हमारे कर्तव्य। तो इसका 11वां नंबर का जो कर्तव्य है, 11 कर्तव्य है टोटल, तो इसमें जो 11वां नंबर का कर्तव्य है, जिसे भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, तो वो कर्तव्य ये बात करता है कि माता पिता या गार्जियन या पेरेंट का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो ये 3 प्रकार के जो है अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है, DPSP में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में। और इन तीनों में जो संशोधन किया है वो आर्टिकल 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से हुआ है। समझ गए।
तो जो फंडामेंटल राइट है हमारा 21A, उसके फुलफिलमेंट के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, इसी का जिक्र यहाँ पे हो रखा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए 2009 में RTE आया है। RTI अलग है, याद रखना। RTI कब आया था? 2005 में, सूचना का अधिकार, वो अलग है। ये RTE है, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया था। और मध्य प्रदेश ने इसके लिए शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाया है ना, तो ये भी याद रखना। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक अम्ब्रेला एक्ट मान सकते हो, जो एजुकेशन, जो स्कूल शिक्षा विभाग की एजुकेशन है उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर लागू करता है ना। तो इसमें ऐसा प्रावधान भी है कि 1 किलोमीटर के अंदर में जो है प्राथमिक स्कूल होने चाहिए, उसके बाद 3 किलोमीटर के अंदर में जो है मिडिल स्कूल होना चाहिए, ये सब प्रावधान तो है ही इसमें। दूसरी बात, समग्र शिक्षा अभियान जो है, आपको पता होगा SSA, समग्र शिक्षा अभियान, ये जो है ये 2018-19 में शुरू हुआ था और इसमें 3 स्कीम इंक्लूडेड है। एक है प्राथमिक क्षेत्र के लिए सर्व शिक्षा अभियान, एक माध्यमिक के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक है टीचर एजुकेशन स्कीम। तो ये कुल मिला के 3 स्कीम्स को एक ही स्कीम में इंटीग्रेट करके और समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में शुरू किया गया था, जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंटर 60% और राज्य 40% जो है अंशदान करता है। समझ गए? तो ये कुल मिला के मैंने एक स्कीम बताई, और ये स्कीम भी, समग्र शिक्षा अभियान स्कीम भी राइट टू एजुकेशन के अंडर में आती है। इसमें एक प्रावधान और भी आपको पता होगा, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है ना। कुछ परसेंटेज जो सीट है वो फिक्स रहती है। आप मुझे बताओ कितने परसेंटेज सीट फिक्स रहती है ना। प्राइवेट स्कूल में भी सीटें फिक्स रहती है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितनी परसेंट जो है सीटें फिक्स होती है। आप क्या बताओ, मैं ही बता देता हूँ आपको, लगभग 25% मान लो आप, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था ये आपसे, लेकिन पता नहीं अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे, उससे बेहतर है कि मैं ही बता दूं आपको। तो प्राइवेट जो स्कूल है उनमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनकी आय कम होती है, वैसे बच्चों को 25% सीटें वहाँ पे आरक्षित की गई है। समझ गए? तो कुल मिला के हमने 2 से 3 प्रावधान RTE के देखे। आगे बढ़ते हैं। आप एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP जो है पॉलिसी है, वो NEP पॉलिसी जो है ये मध्य प्रदेश लागू करने वाला दूसरा राज्य है, और पहला राज्य कर्नाटक है संभवतः, एक बार चेक कर लेना इसको। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये जो पॉलिसी है ये के कस्तूरीरंगन इसरो के पहले पूर्व प्रमुख रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और इसमें बहुत बुनियादी स्तर पे सुधार की है ना। लेकिन इसके लिए एक मेन बात ये है, यहाँ पे देखो ये लिखी हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर NEP बताऊँ। तो इस नीति के अंतर्गत कक्षा 3 तक के सभी छात्रों को 26-27 तक बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए जो है मिशन अंकुर मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में चलाया है। समझ गए मेरी बात को? तो मिशन अंकुर किससे रिलेटेड है? एक अंकुर कार्यक्रम अलग है, उसका यहाँ कन्फ्यूज मत होना। अंकुर कार्यक्रम वृक्षारोपण या पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, वो अंकुर कार्यक्रम है। और ये मिशन अंकुर है ना। अंकुर देखो क्या होता है, अंकुरित करना, कोई बीज उगाना। तो यही तो कर रहे हैं हम बच्चों को शुरुआती स्तर पे शिक्षा देके, ताकि वो बड़ा सा फल बने और देश के काम आए, उसके परिवार के काम आए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके बहुत सारे अलग अलग प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान ये 5+3+3+4 वाली संरचना है। यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी को समझने में होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो पहले क्या था, 10+2 का सिस्टम था, है ना, 10वीं और 11वीं 12वीं। तो ये 10+2 का सिस्टम था, 1 से 10 और 11-12। तो इस सिस्टम को भंग करके अब सिस्टम हम लाए हैं 5, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ठीक, मतलब ये जो 5 साल है, शुरू के 5 साल जो है ये फाउंडेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फाउंडेशनल एजुकेशन की। ठीक है, और इसमें हम जो शुरुआती 3 साल है ना बच्चे के, जो 3 साल है शुरुआती 3 साल, और प्लस 1 और 2, कक्षा 1 और 2, जैसे मैंने बताया ना आपको, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, जो शुरू के 3 साल है, तो वो 3 साल जो है ये फाउंडेशनल एजुकेशन में आते हैं, 5 में शुरू में, और कक्षा 1 और 2। तो कुल मिला के ये 5 साल आ गए, ठीक, फाउंडेशनल एजुकेशन में। फिर जो 3 साल है वो कक्षा 3 से 5 की बात करते हैं, कक्षा 3 से 5 की बात करते हैं। बाद के जो 3 साल है ये कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं।
और जो चौथा है ये बात करता है कक्षा 9 से 12 के बीच में, कक्षा 9 से 12, समझ गए। यानी सेकेंडरी एजुकेशन, ये मिडिल एजुकेशन है और ये प्राइमरी एजुकेशन है और ये फाउंडेशनल एजुकेशन है। यहाँ पे लिखने का स्पेस कम है, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, समझ गए। तो एक तो ये मेन प्रावधान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे लागू करने में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरी बात, इस जो नीति है इसका प्रावधान है मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं दूसरे और भी प्रावधान लिख दूँ। तो मेन प्रावधान तो मैंने क्या बताया आपको, पहला प्रावधान क्या है, 5+3+3+4, ये पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान ये है कि हम कक्षा 5 और हो सके तो कक्षा 8 तक हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे। किस में देंगे, मातृभाषा में शिक्षा देंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तीसरा जो मेन प्रावधान है वो है ग्लोबल क्या, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER जो है उसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2030 तक उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन में, यानी 9वीं से 12वीं में सकल नामांकन अनुपात जो GER है वो 50% बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इसे लागू करना है। यानी 50% GER किस में, हायर सेकेंडरी में, समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हायर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये 50% GER हमको करना है। GER क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, मतलब ये मान लो आप कि हाँ, मतलब एक्चुअल में उस एज में कितने एलिजिबल है और कितनों ने एडमिशन लिया उसका रेशियो है ये। जैसे मान लो 50 एलिजिबल हुए क्योंकि 50 लोगों ने 8वीं पास करी, लेकिन एडमिशन 9वीं में कितने लोगों ने लिया, ये आप याद रखो। तो इसका जो रेशियो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है और इसको हमको हायर एजुकेशन में 50% करना है, ठीक है। फिर इसमें शिक्षा का नाम ये मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया है ना। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो देखो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य मैंने बताया आपको कर्नाटक के बाद लागू करने वाला, और हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश ने एजुकेशन पॉलिसी लागू करी, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 26 अगस्त 2021 को, समझ गए। और भी मैं कुछ प्रावधान यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। उसके बाद देखो मैं कुछ प्रावधान यहाँ पे देख भी लेता हूँ। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन जो कौशल आधारित शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन इसको बोलते हैं हम, या व्यावसायिक शिक्षा भी हम बोलते हैं इसको, वोकेशनल एजुकेशन। ये बोलते हैं हम कि जो 6th क्लास से है, 6th क्लास से ज़्यादा जो भी कक्षाएं आएगी, 6ठी से आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें कौशल विकास पे काम करना चाहिए। देखो आपको सबको ही पता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर कितना बेकार है। हम पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन वो डिग्री बस कागज़ के रूप में डली रहती है, कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, तो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स अलग अलग किए गए हैं, जिसमें क्रेडिट सिस्टम भी लाया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप 4 साल पूरे ही करो एजुकेशन में, आप 1 साल में अगर हट जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या था कि केवल 4 साल पूरा करोगे तभी डिग्री की मिलेगी, अब ये 1 साल भी पूरा किया तो सर्टिफिकेट, 2 साल किया तो डिप्लोमा, ठीक है, और 4 साल बराबर किया तो क्या होगा, डिग्री मिलेगी आपको, डिग्री, समझ गए। तो तीनों, फिर अपने क्रेडिट आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा करा सकते हैं। एक बैंक रहेगा जहां आपकी क्रेडिट जो भी आपने यहाँ पे अर्न किए हैं तो आपके एकेडमिक जो क्रेडिट हैं वो बैंक बनाया उसके लिए, मतलब वहाँ पे आपकी क्रेडिट जमा होंगे, आपके हमेशा के लिए आपके क्रेडिट स्टोर्ड रहेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि UGC, पहले UGC था, एक तो UGC और एक था AICTE, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एक था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन दोनों को मिला दिया गया है और अब बनाया है HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। बीएड को 4 साल तक का कर दिया है, 2030 तक बीएड को 4 साल अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान मैंने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, समझ गए। मैंने मिटा दिए हैं, आपने हो सके तो अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है, 99% से ज़्यादा हो गया। मतलब जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं वो सब लगभग 99% एजुकेशन ले रहे हैं प्राथमिक स्तर पे, 1 से 5। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया तथा 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी।
समझ गए। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे है ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऐसा हमारा है ये 1973 में हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन की स्थापना हमने करी थी, भोपाल मुख्यालय है। और 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम भी हमने पारित किया था। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। प्राथमिक शिक्षा में मैंने आपको बताया 1 से 5, माध्यमिक 6 से 8, कुल मिला के ये है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1995 में मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन स्कूल कब शुरू किया था मध्य प्रदेश में, तो 1995 में शुरू किया था। ओपन स्कूल आपको पता ही होगा, स्कूल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। भोपाल स्थित सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय पहला ऐसा विद्यालय है जिसका अपना खुद का रेडियो स्टेशन है। ठीक है, भोपाल स्थित सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय। इस प्रकार के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी देखने में तो कोई पैसा नहीं जा रहा। कुछ श्रमोदय विद्यालय भी है। स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है जिसने श्रमोदय विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए है और आवासीय है। आवासीय मतलब वहीं रह के वो पढ़ेंगे। जैसे आपने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का नाम सुना होगा ना, जो स्कीम 1997 और 98 में चालू हुई थी, जो एसटी जो समुदाय है उनके बच्चों के लिए। उसी प्रकार से श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रमोदय विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं और ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने ये विद्यालय शुरू किए हैं। 4 जिले हैं, रीवा, शहडोल, छतरपुर, रतलाम, जहाँ पे श्रमोदय विद्यालय खोले जाएंगे, ये डिसाइड कर लिया है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें, 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में। समझ गए, माध्यमिक शिक्षा मंडल कहाँ है, तो भोपाल में। यह तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ है, तो सीहोर में। ये भी एक आवासीय विद्यालय है। और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ है, तो रीवा में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगे हुए हैं। दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में 2018 में निर्माणाधीन है, अभी बन ही रहा है, ये भी याद रखना। पहला कहाँ है, रीवा में, दूसरा भिंड में निर्माणाधीन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से विश्लेषण में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के सामने आते हैं। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर बालकों की नामांकन संख्या बालिकाओं से अधिक रही है। इतना सिंपल सी बात है, बालकों की। बच्चों की वैसे भी देखो, बच्चियों को तो एजुकेशन अपने आप आपको पता ही क्या स्तर है, क्या हाल है बच्चियों के एजुकेशन का। तो आप तो खैर बढ़ गया है, पहले के ज़माने में तो कुछ नहीं था। मैं आपको मेरे गाँव की स्थिति बताऊँ तो मेरे गाँव में जो लड़कियां जितनी भी है ना, वो गांव के सरकारी स्कूल में जाती है और लड़के जितने भी हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, पास में टाउन है वहाँ पे जाते हैं। ये पोजीशन है और मैंने मेरी आंखों से देखा है, ऐसा ही होता है गांव स्तर पे। और बहुत ही बैकवर्ड एरिया है राजगढ़ ज़िला, तो वहाँ पे ऐसा मैंने देखा है मेरी आंखों से। मेरे ही गाँव की बात बता रहा हूँ ये। तो इसीलिए जो प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर है वहाँ पर बालिकाओं से ज़्यादा बालकों का नामांकन है। उसके बाद बात करें तो एक यूडाइस करके है, आपको पता ही होगा, हर स्कूल का एक यूडाइस कोड होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये फुल फॉर्म है इसका, यूडाइस प्लस का, ये भी याद रखना। ड्रॉप आउट रेट का मतलब पता है क्या है, शाला त्याग का दर। ये तो नाम से स्पष्ट है, शाला कितने लोगों ने त्याग दी वो है। तो प्राइमरी स्तर पर हमारी शाला त्याग की दर मात्र 1% के लगभग है, माध्यमिक पे 6% है और सेकेंडरी पे 12% है। ये आप मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स में तो नहीं आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर शाला त्याग की दर देखो यहाँ पे 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लिखी भी हुई है, यहाँ पे तो कोई काम का नहीं इतना। तो 2022-23 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों में शाला त्याग बालिकाओं की ज़्यादा है, तो यूं ही पता है हमको, इसके लिए दिमाग थोड़ी लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात रोकने वाली है, 22-23 में तो बालिकाओं ने ज़्यादा स्कूल छोड़े, लेकिन 23-24 में बालकों ने ज़्यादा छोड़े, है ना। विमल का पाउच, राजश्री का पाउच, उसके बाद है मोबाइल, जेनजी कल्चर, ये सब बढ़ रहा है, इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 2023-24 में ड्रॉप आउट मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट की दर किसकी अधिक थी। देखो बालकों का लिखा है यहाँ पे, तो दोनों ही स्तर पे लड़कों की थी। समझ गए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे 23-24 में, 22-23 में महिलाओं की, बालिकाओं की। शाला त्याग देने वाली बालिकाओं पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, उनको वापस से स्कूल में लाने के लिए। फिर मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य में 18 विश्वविद्यालय हैं, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, 54 निजी विश्वविद्यालय है।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार 2024 मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष के लिए सकल नामांकन अनुपात 28.9% है, जबकि भारत में 28.4 है। कितना बढ़ाना है? 30% करना है 2023 तक। लिखा था ना मैंने ऊपर, कितना करना था? 30% ही था ना, तो 30% हमको कब तक का करना है? 2030 तक। नहीं 50%, सॉरी 50, गलत, 50% है, ठीक है, अभी चेक किया मैंने, 50% है। तो हमको हायर एजुकेशन में कितना करना है? नामांकन अनुपात 50%, और अभी कितना है भारतीय स्तर पे? 28%, लगभग डबल करना है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भोपाल में है, याद रखना। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जो कि A++ नेक एक एजुकेशन से रिलेटेड रैंकिंग देती है, नाक, ये याद रखना। एक सेकंड, इसको मैं देख लेता हूँ। तो नॉक को बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये एक संस्था है जो भारत में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता या क्वालिटी का मूल्यांकन करती है। तो ये नाक संस्था सी है, ये ना, क्यों नहीं है। तो ये इस संस्था के अंतर्गत ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय A++ नेक ग्रेड पाने वाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय बन गया। मध्य प्रदेश में आपको पता है हर जिले में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। तो 55 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 55 खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँ तो पहला ड्रोन स्कूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा हुआ है, पहला ड्रोन स्कूल जो है वो ग्वालियर में खोला जा रहा है, MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में। और RR केट, किसको नहीं पता इनके बारे में, 1984 में स्थापना हुई थी इंदौर में। ये राजा रमन्ना के नाम पे है, और प्रकाश विज्ञान संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी खोला जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड हमारे यहाँ सिंगरौली में ही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 शासकीय यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये याद रखना। और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश का 1947 आज़ादी के समय जबलपुर में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की बात करूँ तो 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, केवल एक ही सरकारी डेंटल कॉलेज है, वो इंदौर में है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। समझ गए? ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा हमको, ये काम का नहीं है। फिर यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की बात की, गजरा राज्य के नाम से ग्वालियर में है, MGMCA इंदौर में है, महात्मा गांधी मेमोरियल ये 1948 में स्थापित हुआ था। इन तीनों का याद रखो, गजरा राज्य 1946, MGM 1948 और भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज 1955, तीनों का जरूर याद रखो। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय है, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में है। उसके बाद बात करूँ अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा विद्यालय विदिशा में है, बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वीरेंद्र कुमार सकलेजा शासकीय चिकित्सा विद्यालय कहाँ है? तो ये नीमच में है। सुंदरलाल पटवा संबंधित शासकीय विद्यालय मंदसौर में है। कुछ और विश्वविद्यालय की बात हम करते हैं और इस वीडियो को यहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। राजकीय जो धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज है उज्जैन में खोला गया है, और उज्जैन में 1968 में खोला था। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग का मतलब मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मज़ा आ जाएगा। अष्टांग जो वेद है, अष्टांग जो ये है आयुर्वेद, इसका जरूर मेरे को बता दो आप, ठीक है, कि 8 कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद विद्यालय भोपाल में है ना। ये योग के 8 अंग है, अष्टांग है ना, याद है, तो वो बस बता दो मेरे को। फिर यूनानी में एक ही यूनानी महाविद्यालय हमारे यहाँ बुरहानपुर में। मैंने बताया था ना अभी कि इंदौर में एक ही डेंटल कॉलेज है, हमारे यहाँ एक ही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो कि इंदौर में है, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इतना बस याद रखो। एक होम्योपैथी से रिलेटेड भी महाविद्यालय हमारे यहाँ, जो कि शासकीय महाविद्यालय की संख्या मात्र एक है, जो कि इंदौर में है, होम्योपैथी से रिलेटेड। एक पशु चिकित्सा विद्यालय भी है नानाजी देशमुख के नाम से, जो जबलपुर में है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको पता ही है, सागर में है, 1946 में स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी महाविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में 2008 में स्थापना हुई थी। 2 स्टार लगे, लेकिन 2 के योग्य नहीं है ये 4 लगाओ इस पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में 2008 में स्थापना हुई थी, है ना, क्वेश्चन आ चुका है। विक्रम विश्वविद्यालय आपको पता ही उज्जैन में, स्थापना 1957 में। स्थापना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 1957 में स्थापना हुई। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में 1964 में स्थापना हुई। जीवाजी विश्वविद्यालय आपको पता ही है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का भोपाल में 1991 में स्थापना हुई थी, इसकी याद रखना।
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्राम विद्यालय, इस पे 1 स्टार नहीं 2 स्टार लगाओ, ये सतना में है और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विधि विशिष्ट संस्थान मतलब कानून से रिलेटेड, भोपाल में है, 1997 में स्थापना हुई थी, 2 स्टार लगाओ इस पे भी। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक महाविद्यालय उज्जैन में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2008 में स्थापना हुई थी, 2 स्टार लगाओ इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में 2011 में स्थापना हुई, इस पर भी 2 स्टार लगा लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान या अंबेडकर नगर महू इंदौर में 2016 में स्थापना हुई थी, 2 स्टार लगा लो। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय, आपको पता ही शंकर साहब कौन थे, छिंदवाड़ा में है ये। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में अभी स्थापित हुए हैं 2024 में। क्रांतिवीर तात्या टोपे महाविद्यालय गुना में 2024 में स्थापना हुई। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में 2024 में स्थापना हुई। तो अभी लेटेस्ट के तो कम से कम आप याद रखना ही। एक IIITM कॉलेज है, भारतीय पर्यटन संस्थान और यात्रा संस्थान, नहीं IITM, IIIT अलग है, आगे आएगा। तो IITM जो है विश्वविद्यालय ग्वालियर में 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, पर्यटन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय न्यायिक अकेदमी तो पूछने की बात नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है, भोपाल में 1993 में स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ये है IIITM, ये ग्वालियर में है। अखिल भारतीय IIT इंदौर में तो 2009 में स्थापित हुआ था। एम्स कहाँ है, भोपाल में 2012 में स्थापित हुआ था। IIM इंदौर में जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, है ना, ये सब याद रखना। एक मिनट के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, भोपाल में 1960 में स्थापना हुई थी। ICAR के कुछ विश्वविद्यालय हैं, ICAR का एक तो इंदौर में है, एक भोपाल में है। भोपाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, भोपाल में 1988 में स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो इंदौर में है। ठीक है, तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ग्वालियर में आपको पता ही है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कृषि महाविद्यालय की बात करूं तो देखो ये सारे तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है मंदसौर में, वो बहुत प्रसिद्ध है। रफ़ी अहमद किदवई महाविद्यालय सीहोर में, भगवंतराव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में। अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करूँ तो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सती नाम से विदिशा में, गोविंदराम शिक्षर GSIT सबको पता ही है, SGSIT जिसको हम बोलते हैं, इंदौर में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये तो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, 1957 में स्थापना हुई थी, ग्वालियर में, 2 स्टार के योग्य क्वेश्चन है। इसे 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया और एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्थान है। शारीरिक है ना, फिजिकल एजुकेशन इसमें दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, देखो यहाँ पे। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगर बारे में बताऊँ मैं आपको, तो भारत में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं जो विश्वविद्यालय जैसा दर्जा दिया जाता है, लेकिन वे पूर्ण रूप से पारंपरिक विश्वविद्यालय जैसे नहीं होते, समझ गए। फिर तात्या टोपे नाम से पुरुषों के लिए एक शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय खोला जा रहा है शिवपुरी में, ये भी आप याद रखना। महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में है, तो काम का नहीं है, ना ही ये सब काम के हैं। ठीक है, एक सृजन पीठों की बात और मैं कर लेता हूँ, फिर योजनाओं पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सृजन पीठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार आई हुई है। गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। निरालय संबंधित बरकतुल्ला महाविद्यालय में है। दुर्गावती संबंधित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, देखो ये तो याद रह जाएगा आपको। राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान की सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में, यहाँ पे दुर्गावती भी है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी, दोनों महिला हैं। राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता पीठ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। कुंजीलाल दुबे संसदीय शोध पीठ विधानसभा भोपाल में, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। महादेवी वर्मा पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। गांधी शोध पीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, समझ गए। हरि, इसको कैसे याद रखोगे, हरि और सिंह, हरि जो भगवान है वो सिंह पे बैठ के, कौन है, गजानन, जो गजानन और माधव जो है ये है, हरि है जो सिंह पे सवार है, और गजानंद है और माधव है, ये सभी एक ही जगह ऐसा मान लो, क्या करें, कुछ तो बनाना पड़ेगा। फिर ये याद रखो, विक्रम और मुंशी। विक्रम कौन है, तो विक्रम फलाने आदमी का मुंशी है ना, तो विक्रम से मुंशी। निराला, और ये इधर भी ला, बरकतुल्ला निराला, ठीक है। रानी दुर्गावती याद रह जाएगा। जबलपुर में राजशेखर, राजाओं का शिखर कहाँ है, हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर में।
सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी रानी दुर्गावती मैंने बताया आपको। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ, पत्रकारिता में इंदौर हमारे यहाँ बहुत फेमस है, तो देवील्य भाई इंदौर में। कुंजलाल दुबे, ये संसद से संबंधित पीठ है, तो वो कहाँ होगी, हमारी राजधानी भोपाल में। महादेवी वर्मा पीठ, ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। और गांधी शोध पीठ कहाँ है, ये भी इंदौर में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में 1969 में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 1968 में भोपाल में स्थापित हुई। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में 1965 में स्थापित हुआ। और मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा आयोग अनुदान आयोग 1968 में स्थापित हुआ। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें योजनाओं संबंधित पूरा कर लेंगे लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।